बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है फॉर्मेट्स ऑफ मेमोरेंडम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरेंडम्स क्या होते हैं, कौन लिखता है और क्यों लिखे जाते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है इसके फॉर्मेट्स के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे लिखे जाते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट अ मेमोरेंडम। सो टू start our lecture and to move any further, before we move any further, let's discuss कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी हम उनके बाद दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अभी हमने कहा कि हाउ टू अप्रोच मेमो फॉर्मेट, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो हमारे पास ना कोई एक तरीका नहीं है, हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं मेमोज़ को अप्रोच करने के। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी चीज़ है कि हमें मालूम हो कि हमारा मेमो लिखने का पर्पस क्या है। वाई आर वी राइटिंग इट? Do we have some demand from the management, or the management wants to inform about some new policy or some new instructions to the staff? ठीक है, who is writing the memo? तो जो स्टेटस होगा सेंडर का वो ये डिसाइड करवाएगा कि मेमो की नेचर क्या होगी, परसुएसिव होगी या इंफॉर्मेटिव होगी। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरी चीज़, आपके मेमो की सब्जेक्ट लाइन में पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना बड़ी क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि क्यों लिखा जा रहा है डॉक्यूमेंट। अभी हम फर्दर जब एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो इस बात की आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर राइट मेमोज विद पर्पस एंड मेक दैट पर्पस नोन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी कोई ओपनिंग पैराग्राफ होता है उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर एक, रेफरेंस होता है कि वाई विद व्हाट रेफरेंस यू आर राइटिंग दिस लेटर, नहीं तो फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस मेमो। ठीक है, ये दो चीज़ों में से एक चीज़ या दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस यूज़ द KISS प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, ये 7 C's में से क्वालिटी आ गई। अब क्या होगा कि आपका डिसीजन, फिर आपकी सब्जेक्ट लाइन की क्लैरिटी, दो चीज़ें, फिर क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड द किस प्रिंसिपल। ये सारे 1 2 3 4 जो रूल्स हैं ये आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन को नंबर 1 ये इफ़ेक्टिव बना देंगे। ठीक है, मोर इफ़ेक्टिव हो जाएगा, बात की एफिकेसी बढ़ जाएगी। नंबर 2, ये आपके वर्क फ्लो को इम्प्रूव करेगा। ज़ाहिर है जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी तो उसके ऊपर एक्शन भी उतना ही तेज़ी से और अच्छे तरीके से लिया जाएगा। नंबर 3, चूँकि कम्युनिकेशन वेरी क्लियर है और रिस्पॉन्सिबल पर्सनस जानते हैं कि हमने ये काम करना है, ये एंड डेट से हमने मीट करना है, तो जो एक बिज़नेस रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज़ का अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये 3 बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं क्वाइट ईजीली जस्ट बाय फॉलोइंग द राइट फॉर्मेट एंड द राइट स्ट्रक्चर, बिकॉज अपने जहन में बड़े क्लियर हैं कि आपने बात क्या करनी है। ठीक हो गया। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो मेमोज़ के कौन कौन से हैं। अच्छा, पहला हमारे पास जो है वो है परसुएसिव मेमो। आप इसमें परसुएड कर रहे हैं, अपने मेमो के रीडर को परसुएड कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम ना पहले इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को देखते हैं। आपको लेटर का स्ट्रक्चर याद है, टॉप ऑफ द पेज जो है वो सेंडर का एड्रेस होता था, फिर उसके बाद आप डेट लिखते थे, फिर आपने इनसाइड एड्रेस लिखा था, रिमेंबर। तो मेमो में सेंडर, रिसिपिएंट और डेट चीज़ें वही हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में है। यहाँ पर देखें, अनलाइक लेटर आपके पास टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट। लेटर में CC बॉटम में होता है, मेमो में ये टू के फ़ौरन बाद आ जाता है। ठीक है, जिसके नाम पर आप
ये मेमो लिख रहे हैं, आपने उसका नाम लिखना है, कोई मिस या मिस्टर आपने साथ नहीं लगाना, ठीक है। मैरी मैगी एंड जॉर्ज लिप्टन, आई एम सॉरी फॉर दीज नेम्स, लेकिन चूँकि मैंने इंटरनेट से एक सैम्पल लिया था तो जहाँ से चूँकि अंग्रेज़ों की वेबसाइट थी तो नाम भी उनके वाले होने थे, तो आप यहाँ पर अपने कोई लोकल नेम लगा सकते हैं अगर आपको बात समझने में आसानी महसूस हो तो। और इस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जो है वो इस बंदे के पास जानी ज़रूरी थी, दैट इज़ वाई सीसी में इन्होंने कर्टसी कॉपी में उन्होंने डॉरथी बेरी का नाम लिख दिया है। फ्रॉम किसकी तरफ से जी, बॉस की तरफ से, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये होता है कि टू मैरी मैग्री एंड जॉर्ज लिप्टन, ये दोनों कौन है, यहाँ पे आप तो लिखते हैं जी मैनेजर्स कंप्लायंस हैं, ये फ़र्ज़ करें, ठीक है। और बॉस है वो डायरेक्टर हो सकता है, नाम लिखते हैं उसका और आगे द डायरेक्टर लिखते हैं, ऐसे भी हो सकता है। डेट का पैटर्न भी आपके सामने है, एक ये पैटर्न है और दूसरा पैटर्न अगर आपने लिखना होता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 जून 2020, ठीक हो गया। सब्जेक्ट क्या है जी, नीड फॉर न्यू मेमो फॉर्मेट। अब देखें बड़े क्लियर अंदाज में उन्होंने बता दिया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस मेमो। अच्छा, अब हम ना 4 पॉइंट प्लान को इसमें से देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया। लेट्स रीड इट। उसने कहा, आई हैव नोटिस दैट वी डोंट सीम टू बी एबल टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट चेंजेस, रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स थ्रू आउट द कंपनी एज इफेक्टिवली एज वी शुड, ठीक है। ये उसने प्रॉब्लम बता दिया कि उसने प्रॉब्लम तक नोट किया। तो पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, आई प्रपोज, मैंने क्या कहा था, परसुएड करना है, ठीक है। तो I propose developing one consistent memo format recognizable by all staff as the official means of communicating company directives। ठीक हो गया। तो अब आपको रीज़न समझ आ गया कि इस मेमो के लिखने की, एक तो यहाँ से भी नीड से भी समझ आ गई, साथ उसने लास्ट प्रपोज इस्तेमाल किया तो इससे भी आपको समझ आ गई। ये तो होगी आपकी ओपनिंग। अब डिटेल, While I know this seems like a simple solution, I believe it will cut down on needless email, improve universal communication and allow the staff to save necessary information for later referral। ये आगे डिटेल्स। अब एक्शन क्या है, एक्शन मैंने बताया था 2 तरह का है, या तो रीडर जो है उससे कोई एक्शन डिमांड किया जा रहा है या राइटर खुद कोई एक्शन ले रहा है। अच्छा, अब एक्शन देखिए, प्लीज़ टॉक, पहला एक्शन रिक्वायर्ड है, क्या है, डू टॉक among yourselves to determine the proper points of memo writing and return the input। ये आपसे दूसरा एक्शन रिक्वायर किया जा रहा है, return the input to me by 12 noon। आपको एक उन्होंने एंड टाइम भी बता दिया। I will then send out a notice to the entire staff regarding the new memo format। अब उसने बताया कि वो खुद क्या एक्शन लेगा, he will send out a notice। देखा आपने 3 तरह का एक्शन, यहाँ पे आपको 2 मेजर कैटेगरीज हैं, एक एक्शन रिक्वायर किया जा रहा है और एक्शन खुद लेने की बात की जा रही है, तो ये आपको एक्शन इसमें नज़र आ गया। अब जी क्लोजिंग की बात हो रही थी तो एक रेलेवेंट वन लाइनर था, यहाँ पे देखते हैं वन लाइनर क्या है। उनका थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस, ठीक है। तो ये आपके पास एक सैम्पल आ गया किसका, परसुएसिव मेमो का, कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है। सब्जेक्ट लाइन भी आपने देखी होगी कैसे लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है, वो है डायरेक्टिव मेमो, जिसमें डायरेक्शंस दी जा रही हैं टू ऑल स्टाफ, ठीक है। पहले बात हुई थी कि ये 1 to all डॉक्यूमेंट होता है, तो ऑल स्टाफ किसकी तरफ से, बॉस की तरफ से। सब्जेक्ट क्या है, न्यू मेमो फॉर्मेट इफेक्टिव जून 1। पिछली जो आपकी परसुएसिव आई थी, एक मेमो आया था, उसके जवाब में जब सारे रिस्पॉन्सेज आ गए तो एक डायरेक्टिव मेमो जिसमें डायरेक्शंस दी जा रही हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, in order to make inter-office communications easier, please adhere to the following guidelines for writing effective memos। अब देखो बड़ा आपको ये नेचर से उसकी टोन बता रही है कि यहाँ पे डायरेक्शंस आई हैं। डायरेक्शंस क्या क्या हैं, clearly state the purpose of the memo in the subject line and in the first paragraph, keep language professional, सिंपल एंड पोलाइट, रिमेंबर द 4 P's एंड 7 C's। मैं हर दफ़ा एक ही बात कहूँगी, बार बार कहूँगी, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ही प्रोफेशनल अपीयरेंस देती हैं। यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेज, यूज़ बुलेट्स इफ़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कन्वेड, प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, एड्रेस द मेमो टू द पर्सन हु विल टेक एक्शन ऑन द सब्जेक्ट एंड CC those who need to know about the action।
अटैच एडिशनल इंफॉर्मेशन, आगे कोलॉन का साइन है, डोंट प्लेस इट इन द बॉडी ऑफ द मेमो इफ पॉसिबल, ठीक है। प्लीज़ पुट दिस फॉर्मेट इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली. We appreciate your assistance in developing clear communications. If you have any questions, please do not hesitate to call me. Thank you. और बॉटम में सिंपल आपके सिग्नेचर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है टेक्निकल मेमो. अच्छा, टेक्निकल मेमो मोस्टली क्या होता है कि सबऑर्डिनेट की तरफ से बॉस को दिया जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, टू द बॉस. सेंडर कौन है? सू मास्टरसन. हो सकता है कि ये बंदा साइट इंजीनियर हो, या हो सकता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आपकी कंपनी में, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन आपकी क्या है? सब्जेक्ट लाइन कहती है जी अपडेट ऑन द T12 phase 3 टेस्टिंग. As we enter phase 4 of the T12 testing, I wanted to provide a progress overview of the phase 3 testing. अच्छा, ये आपकी क्या आ गई? ओपनिंग स्टेटमेंट आ गई. ये आपका रेफरेंस भी हो गया क्योंकि ऑलरेडी उसने कहा एज वी एंटर, यानी कि फेज़ 1, 2, 3 के बारे में हम बात कर चुके हैं. अब उन्होंने फेज़ 4 की टेस्टिंग के ऊपर बात करनी है, तो ये रेफरेंस भी हो गया आपका और ये बैकग्राउंड नॉलेज भी हो गया, ठीक है. और रीज़न क्या गई? आई वॉन्टेड से पता चल गया ये रीज़न क्या है कि एक प्रोग्रेस ओवरव्यू देना था. अच्छा, अब ये जो सारी बात है ना, इसको हम ध्यान से देखते हैं. द बॉडी ऑफ द मेमो माइट इंक्लूड 2 to 4 paragraphs outlining the purpose of the memo. If this is a longer memo, technical memos में थोड़े से लॉन्ग होते हैं अपनी नेचर में. Each paragraph will have a subhead. Headings, subheadings आपके टेक्निकल मेमो को समझने में आसान बना देंगी, ठीक है. एंड फाइनली summary paragraph which features bullets highlighting the main points of each previous paragraph and concludes the memo with a stated action required by the reader or writer. I repeat, देखिए, जो टेक्निकल मेमोज होते हैं उसमें आपने जो मेमो की बॉडी है, चूँकि वो लेंथी होते हैं, तो इट्स बेटर टू डिवाइड देम इनटू पैराग्राफ एज पर योर नीड. And each paragraph should have a subheading, and if necessary use bullets or numbered items. And then summary paragraph में आपने bullets के थ्रू जो previous paragraphs के main points हैं उनको highlight कर देना है, and अपना required action जो है उसको आपने बता देना है, ठीक है. तो ये 3 आपके पास टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स हैं मेमो राइटिंग की. स्ट्रक्चर जो है, जो टू फ्रॉम रेफरेंस डेट का स्ट्रक्चर है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है. कुछ कंपनीज में जस्ट टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट एक ही लाइन में आता है. कुछ कंपनीज में क्या होता है कि वो टू यहाँ लिखते हैं, फ्रॉम यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे आपकी डेट आ जाती है और फिर वो साथ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कह देते हैं. ये भी तरीका है, ठीक है. तो आप अपनी कंपनी को चेक कीजिए कि आपकी कंपनी में मेमो लिखने के लिए, जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पर इस वाले सैम्पल में देखा डायरेक्टिव मेमो में कि एक ऑफिस की तरफ से स्टाफ के लिए डायरेक्शंस आ गई थी कि दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू राइट द मेमोज. तो सेम रूल जो है वो आपने भी अप्लाई करना है मेमो लिखने के लिए. चूँकि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और ये बॉस और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिस में, सबऑर्डिनेट्स हैं, को-वर्कर्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन का मोस्ट ऑथेंटिक एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन समझा जाता है. इसलिए आपको इसकी लैंग्वेज पर, स्ट्रक्चर पर, टोन पर, इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है. आई होप कि मेमो का टॉपिक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. फॉर फर्दर रेफरेंस आप शर्ले टेलर की बुक है कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस, 4th एडिशन है, मैं उसको रेफ़र करूँगी. आप उसमें जाइए और मेमोस के टॉपिक को एक दफ़ा अच्छे से थॉरली स्टडी कर लीजिए. अगर आपके ज़हन में और कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेट्स ऑफ मेमोरेंडम, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.